चलो हमारा कौन चैप्टर करते हैं, वोल्केनिज्म। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है वोल्केनिज्म। ठीक है, वोल्केनिज्म मैंने आपको बता दिया प्रोसेस। वोल्केनिज्म इज द प्रोसेस इन विच मोल्टन रॉक मटेरियल और मैग्मा rises into the crust or is poured on to its surface there to solidify as a crystalline or semi crystalline rock। अगेन दोबारा बता देता हूं कि मैग्मा, वोल्केनिज्म क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, मैग्मा जो, ठीक है, वो अंदर अपने मेंटल से कहां पे आएगा, क्रस्ट के ऊपर आएगा और सोलिडिफाई हो जाता है। और एक बात जो आपको याद रखनी है वो क्या थी, कि जब ये मटेरियल अंदर होता है तो उसको बोलते हैं मैग्मा, जैसे सरफेस पे आएगा और वहां पे फ्लो करेगा और सॉलिडिफाई होगा तो उसको बोलेंगे लावा। ये मेन बात है इसके अंदर। ठीक है, अगेन डिफरेंट कंपोनेंट्स जो भी चीजें निकलती है इसके अंदर से वो बताऊंगा, कौन कौन सी गैसेस, वेपर, मटेरियल। ओके, तो नेक्स्ट है आपका कि क्या क्या वोल्केनिक मटेरियल्स होते हैं जो इजेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आती है वो आती है आपकी वेपर एंड गैसेस। स्टीम एंड वेपर कंस्टिट्यूट 60 to 90% ऑफ टोटल गैस डिस्चार्ज। यही पूछ लेता है कि भाई क्या चीज ज्यादा आती है, कम आती है, तो आपको आइडिया होना चाहिए स्टीम और गैसेस सबसे ज्यादा आती है वोल्केनिज्म के अंदर। ठीक है, जब वोल्केनिज्म होता है तो स्टीम एंड गैसेस, ठीक है, या वेपर, स्टीम एंड वेपर कंस्टिट्यूट 60 to 90% ऑफ टोटल गैस डिस्चार्ज। और उसमें कौन कौन सी गैसेस होती है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। गैसेस याद रखनी है, क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन सी गैस एमिट होती है वोल्केनिज्म में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद मैग्मा एंड लावा। ठीक है, तो गैसेस तो आएंगी, उसके साथ क्या आएगा, मैग्मा और लावा भी आएगा। मोल्टन रॉक मटेरियल होता क्या है मैग्मा, मोल्टन रॉक मटेरियल। याद नहीं, हमने देखा था सबडक्शन हुआ था, एक रॉक टूटी, फिर वही तो मेल्ट होती है, ठीक है, प्लेट्स। तो वही होता है मोल्टन रॉक मटेरियल आर कॉल्ड मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस। सरफेस के अंदर क्या कहेंगे इसको, मैग्मा, वाइल दे आर कॉल्ड लावा व्हेन दे कम एट द अर्थ सरफेस। अंदर रहेंगे तो बिलो द अर्थ सरफेस को बोलेंगे मैग्मा, जैसे वो बाहर आ जाएगा मोल्टन मटेरियल उसको बोलेंगे लावा। फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल, कुछ पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी निकलते हैं। पायरो मतलब होता है फायर, ठीक है ना, तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलते हैं जैसे कि वोल्केनिक ऐश, वोल्केनिक डस्ट, ये सब चीजें बाहर निकलेगी। पिछले वाले फिगर में याद है दिखाया था कि ऐश और वो डस्ट भी निकल रही थी ऊपर बाहर फिगर से, ठीक है ना, पिछले वाली फिगर देखना, उसमें पता चलेगा कि ऐश भी निकल रही है और डस्ट भी निकल रहा है। तो तीन चीजें याद रखनी है आपको, गैसेस, वेपर, फिर मैग्मा और लावा निकलता है, और तीसरा पायरोक्लास्टिक मटेरियल जिसके अंदर वोल्केनिक ऐश होती है और डस्ट होती है। ये देखो मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है आपके लिए चीजें, ये निकलता है, ये नाम है, ये तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैराग्राफ पढ़ो फिर आप चीजें निकालोगे, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है स्टेप बाय स्टेप की। अच्छा पहले वोल्केनिज्म क्या है, कौन से मटेरियल आते हैं, कितने टाइप के, तो स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो ये फायदा हो जाता है आपको क्लास करने का, ठीक है ना। अब देखो इसमें टाइप्स ऑफ लावा। सबसे पहले बेसिक लावा, एसिडिक लावा। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कि बेसिक लावा क्या है, एसिडिक लावा क्या है, ठीक है ना। तो आपको देखो पहले है बेसिक लावा, एक हमने एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स भी की थी पहले, है ना, ग्रेनाइटिक, बसोल्ट, याद है फिगर वो। तो ऐसे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। तो पहला है आपका बेसिक लावा। तो बेसिक लावा क्या होता है आपका, हॉटेस्ट लावा, हाईली फ्लूइड, ठीक है, ये हॉटेस्ट लावा है और हाईली फ्लूइड है। और जो एसिडिक लावा है वो विस्कस और थिक है। अब इधर देखो फिगर, जो लावा, बस ये पहला पॉइंट समझ लो आप कि जो बेसिक है वो क्या, बहुत गर्म है, ठीक है। तो गर्म चीज क्या होती है, ज्यादा फैलती है, पतला होता है ना थोड़ा, थिक थिन भी होएगा। किसी भी चीज को आप गर्म कर दो, थिन हो जाएगी वो, और फिर वो फैल जाएगी पूरी ना, बस इससे सारा आ जाएगा आपको। तो हॉटेस्ट होते हैं लावा कौन से, बेसिक वाले। तो बेसिक वाले कैसे है, हॉटेस्ट है, बस याद रखना। उससे क्या होगा, दे विल बिकम हाईली फ्लूइड, क्योंकि गर्म हो गए तो फ्लूइड ही बन जाएंगे, हाईली फ्लूइड, ठीक है। और जो एसिडिक लावा है वो क्या है, थोड़ा आपका गाढ़ा है, ठीक है ना। तो ये क्या, हाईली विस्कस, थिक, क्योंकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम है उससे, तो टेम्परेचर कम है तो इट बिकम थिक। अब उसी से देखो शेप आई है, जो चीज ज्यादा फैलेगी वो क्या करेगी, देखो दूर तक जाएगी, है ना। तो बेसिक लावा दूर तक जा रहा है, एक्सटेंसिव लावा शीट काफी दूर तक गया, और इसकी हाइट भी ज्यादा बन नहीं पाई, क्योंकि जैसे लावा बाहर निकला वो फैल गया और आगे तक चला गया। ओके, और जो एसिडिक लावा है वो क्या है, थोड़ा थिक है, तो वहीं पे इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, तो एक क्या हुआ, आपकी स्टीप स्लोपिंग स्लाइड बन गई, ठीक है ना। तो जो चीज थिक होगी वो वहीं पे इकट्ठी होती रहेगी, बनती जाएगी, माउंटेन बना दिया, ठीक है। इसने क्या किया, लगभग प्लेट्यू सा बनाया, क्योंकि बहुत लंबा दूर तक चला है, ज्यादा हाइट नहीं गई, तो यही डिफरेंस है। ओके, अब देखो पहला कौन सा था आपका, बेसिक लावा, वो क्या हॉटेस्ट है तो हाईली फ्लूइडिक भी है, ये हो गया। एसिडिक क्या है आपका, थिक है, हाईली विस्कस है। ओके, अब सेकंड है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है तो ये क्या होगा, डार्क कलर का भी होगा।
तो इट्स अ डार्क कलर्ड लाइक बसोल्ट। एग्जांपल क्या है बेसिक लावा का? बसोल्ट। और ये क्या होता है? लाइट कलर्ड और लो डेंसिटी। जो एसिडिक लावा होता है वो कैसा होता है? लाइट कलर्ड एंड लो डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो बेसिक लावा होता है वो इट इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिका। देखो ऐसे याद रख लो, मैंने बताया था बेसिक लावा क्या आएगा आपका? डार्क कलर का होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होंगे फिर? इसलिए रिच होंगे आयरन और मैग्नीशियम में, और पुअर होगा सिलिका में। और ये वाला जो है हाई परसेंट ऑफ सिलिका। जो आपका एसिडिक लावा इसमें ज्यादा क्या है? सिलिका ज्यादा है, सैंड जो बात की थी ना हमने, सिलिका, ठीक है। देन लेस एक्सप्लोसिव। ये देखो ये एकदम से निकला और फैल गया ज्यादा, तो इतना एक्सप्लोसिव नहीं होता ये क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है आपका? क्योंकि हाईली थिक होता है, तो एकदम से इसमें क्या कहते हैं बहुत सारे मतलब कि मटेरियल निकलेगा बहुत फास्ट। तो ये जो लावा होता है ना आपका, सॉरी बैक करो, एसिडिक लावा, ये क्या होता है? हाईली एक्सप्लोसिव होता है। ये अपना धीरे धीरे जाता रहता है, फैलता रहता है, तो इतना एक्सप्लोसिव नहीं होता। नेचर से समझो आप, है ना। ऐसे भले आपको चीजें याद नहीं होंगी, लेकिन आप इसका नेचर और डायग्राम समझोगे ना, तो ये आप निकाल लोगे कि भाई पहले मैंने पढ़ा बेसिक लावा जो काफी हॉट था, तो वो दूर तक जाएगा, ठीक है। दूर तक ज्यादा होगा यानी कि विस्कोसिटी उसकी क्या होगी? हाईली फ्लूइडिक होगा, ठीक है पूरा। उसके बाद डार्क इन कलर है क्योंकि गर्म है, ऐसे स्टोरी से बना लो। और कुछ मिनरल कंपोजिशन कर लो कि डार्क इन कलर है तो आयरन ज्यादा होगा, आयरन मैग्नीशियम ज्यादा है पर सिलिका कम है बेसिक लावा के अंदर, ठीक है। फिर ये आराम से जा रहा है, फैलता जा रहा है, ज्यादा क्या होगा? एक्सप्लोसिव कम होगा, जबकि ये क्या होगा? ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा। रिजल्टेंट वोल्केनो इज स्लोपिंग एंड फॉर्म्स फ्लैटेंड कोन। लगभग कैसी है? फ्लैटेंड कोन है इसकी, और इसकी कोन कैसी है? स्टीप है। इसकी देखो स्टीप साइड कोन है, ठीक है। अफेक्ट एक्सटेंसिव एरिया, काफी दूर दूर के एरिया को अफेक्ट करता है ये, क्योंकि फैलता जाता है, फ्लूइड है, गर्म है, और दूर तक जाएगा, तो ज्यादा एरिया कवर करेगा ये, ठीक है। और ये करेगा लेस एरिया कवर्ड, ठीक है। ये क्योंकि थोड़े एरिया तक रहेगा, यहीं पे जमा हो जाएगा, क्योंकि थिक थिक है, विस्कस से ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वहीं पे इकट्ठा होता रहता है, ओके। अब देखो डेक्कन प्लेट्यू जो एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे, जो इंडिया में बात है ना, महाराष्ट्र और वो सब डेक्कन प्लेट्यू बना, वहां पे क्या हुआ था? वो क्या है? एक एग्जाम्पल है बेसिक लावा, क्योंकि काफी दूर तक फैला हुआ है, प्लेट्यू बना हुआ है। और काराकटोवा जो वोल्केनो है, ठीक है, ये आपको बताना है कहाँ पे है काराकटोवा, जानवी? काराकटोवा, इंडोनेशिया, ठीक है। ये जो वोल्केनिक का टाइप है कैसा है? ये एसिडिक वोल्केनो है, और तो ये क्या होगा? बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके बेसिक लावा, एसिडिक लावा। मतलब स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं इस टाइप से ना, तो इसलिए वो कराया, आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। कल को मैं आपसे कोई एक स्टेटमेंट में डाल देगा, ठीक है, तो पता होना चाहिए एसिडिक लावा है जो ज्यादा एक्सप्लोसिव है, वो ज्यादा थिक है, वहीं पे बनाता है, ज्यादा फैलता भी नहीं है, ठीक है। ऐसे बस बेसिक बातें करो, ओके। ये टेबल देख लेना, इसको लर्न कर लेना एक बार। और स्टोरी से करोगे तो हमेशा याद रहेगा, ऐसे तो याद रहेगा नहीं क्या एक्सप्लोसिव है क्या, लेकिन स्टोरी से देखो कौन ज्यादा फैल रहा था, ठीक है ना, कौन ज्यादा थिक है, कलर कैसा रहेगा, तो उस तरीके से इसको कर लो याद, जो मैंने आपको बताया। अब देखो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स एंड टोपोग्राफी। जब वोल्केनो निकल रहा है तो सॉलिडिफाई होता है, ठीक है, तो अलग अलग टोपोग्राफी बनाता है वो, पहले ही बताया था मैंने। अगर सरफेस के अंदर बनाएगा तो क्या बनाएगा? इंट्रूसिव, ठीक है ना। बाहर बनाएगा तो एक्सट्रूसिव। तो अंदर क्या क्या बनाया इसने देखो। जो सबसे बड़ा मैग्मा का चैम्बर होता है ना, बड़ा नीचे जहां से मैग्मा निकलेगा, तो ये मैग्मा चैम्बर, इसको क्या बोलते हैं? बैथोलिथ, बैथोलिथ, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, आपसे ये नहीं पूछेगा कि बैथोलिथ क्या है, लेकिन आपसे ये पूछ लेगा बैथोलिथ, सिल, डाइक, नाम दे देगा बस आपको। और आपको पूछेगा ये जो लैंडफॉर्म फीचर्स है किससे एसोसिएटेड है? ग्लेशियर से, वोल्केनो से, अर्थक्वेक से। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ये जो मैंने नाम सुने ना, ये सब किससे एसोसिएटेड है? वोल्केनो से, ठीक है। या मेंस के अंदर कोई वोल्केनिक से क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम बता देना और बता देना उससे ये फीचर बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये फिगर, ओके। तो बैथोलिथ हो गया मैग्मा का चैम्बर। फिर एक जो सीधी लाइन होती है ऊपर जो, ठीक है, यहाँ पे, ओके, ये पूरा आपका वोल्केनो इससे बाहर निकलेगा। उसके बाद कई बार क्या होता है? क्रैक्स होते हैं यहाँ पे, तो क्रैक से अगर मैग्मा फ्लो हो गया इधर अर्थ के अंदर ही, और क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया, तो क्या बनाएगा? सिल, SILL। सिल्ली होती है ना, सिल्ली ओरिजेंटल होती है, ठीक है। तो सिल्ली से याद कर लो, सिल, जैसे बर्फ की सिल्ली होगी, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो सिल क्या होगा आपका? हॉरिजॉन्टल जब सॉलिडिफाई होगा। लेकिन अगर वर्टिकल सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डाइक। बस ये ध्यान रखना, लावा बाहर निकला, यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाई हो रहा है तो सिल्ली की फॉर्म में हो गया, ठीक है। और अगर वर्टिकल सॉलिडिफाई हो रहा है उसको बोलेंगे डाइक। तो डाइक और सिल। दूसरा है आपका लोपोलिथ, लोपोलिथ सोस्टर शेप, जैसे मान लो बाउल हो गया, अगर एक डिप्रेशन सी बन गई ऐसे यू शेप में, और वैसे अगर आपका लावा सॉलिडिफाई होगा तो बनेगा लोपोलिथ, ठीक है। और अगर देखो ऐसे माउंटेन की फॉर्म में सॉलिडिफाई हो रहा है अंदर ही, ऐसे हिल की फॉर्म में छोटी सी, तो बोलेंगे लैकोलिथ, लैकोलिथ, ठीक है। और अगर साइनसुअस वेव ऊपर गए पहले फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, साइनसुअस वेव की तरह हो रहा है तो फैकोलिथ, ठीक है।
और लावा बाहर निकल गया और फैल गया पूरा, ठीक है, जैसे कि हमने बेसिक लावा देखा था, लावा निकला और क्या हुआ, पूरा फैल गया दूर तक, काफी एरिया तक, क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, तो उसको बोलेंगे लावा प्लेट्यू, प्लेट्यू बना दिया। और एक जगह इकट्ठा हो गया तो पूरा वो क्या बनेगा, स्टीप स्लोप लावा, ठीक है, वोल्केनिक कौन, ये तो बन ये गई। डिकन प्लेट्यू का भी एग्जांपल होगा जब लावा बाहर जाके फैलेगा तो। हाँ, लावा लावा बाहर गया, ठीक है, अगर एक जगह पे इकट्ठा हो गया तो स्टीप स्लोप बनाया तो बनेगी कौन, ठीक है, और अगर बहुत दूर तक स्प्रेड करता गया तो बनेगा प्लेट्यू, ठीक है। तो ये बस आपको मैं कह रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ऐसे डिटेल में कोई नहीं पूछेगा कि ये क्या, लेकिन आपको कम से कम इतना आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको इतना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, अच्छा फैकोलिथ, लैकोलिथ, सिल, डाइक, ये लावा प्लेट्यू, ये सारे किसके, पैरासाइट कौन कौन, वोल्केनिक कौन, किसके फीचर्स है, बेथोलिथ आपके वोल्केनिक लैंडफॉर्म है ये, ठीक है। तो आपको इतना आइडेंटिफाई कि वोल्केनिक से बनते हैं, वोल्केनो से बनते हैं सारे, ओके। मैकेनिज्म नहीं पूछता कोई ये तो मैंने समझा दिया था कि आपको चीजें याद रहे। अब देखो, वोल्केनिक लैंडफॉर्म और कुछ टर्म्स है, जैसे कि क्रेटर, क्रेटर क्या होता है, द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द वोल्केनिक वेंट, इट इज यूजुअली फनल शेप, ठीक है, द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द वोल्केनिक वेंट। आप अगर पहले वाली फिगर देखोगे, ये देखो, ये वोल्केनिक वेंट है पूरी, इसके माउथ जो है, इस पे जो खड्डा ऊपर वाला, इसको बोलेंगे क्रेटर, ठीक है। जानवी ऊपर वाला जहां से वोल्केनो बाहर निकल रहा है ना, ये मैग्मा, उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर, ये है क्रेटर आपका, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये क्रेटर ना, जैसे मान लो साइड में से दीवारें टूट गई, इधर की दीवार टूट गई, इधर की दीवार टूट गई, तो ये क्रेटर क्या होगा, बहुत बड़ा हो गया, और ये पूरा टूट गया, तो क्या होगा, जो ऊपर वाली कोन अगर पूरी टूट जाएगी, ठीक है, और तो क्या होगा, बड़ा होल हो जाएगा काफी, ये अगर ये टूट गया, ये भी टूट गया, तो होल काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर से पानी भर गया उसके ऊपर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कालडेरा लेक, ठीक है, कालडेरा। तो अगर क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है, ऊपर से टूट जाता है पूरा, मान लो कोई किसी कारण ये क्या हो गया, इधर से टूट गया, इधर से टूट गया, और ये होल काफी बड़ा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, कालडेरा। तो क्रेटर का बड़ा वर्जन क्या है, कालडेरा, ठीक है। और उसमें पानी भर गया ऊपर से, तो क्या बोलेंगे, कालडेरा लेक, ठीक है। अभी आगे आएंगे सारी टर्म्स, मैंने पहले समझा दिया, देखो ये आ गया ना कालडेरा, ठीक है। तो क्रेटर क्या था, डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द वोल्केनिक वेंट, तो वेंट के जो माउथ के ऊपर था उसको बोलेंगे क्रेटर, ठीक है। इट इज यूजुअली फनल शेप, जैसे आप डालते हैं ना, फनल होती है एक, अरे ऐसे, मैं दिखाता हूं, फनल ये कैसे कह रहे हैं, ऐसे, जैसे ऐसे फनल शेप होगा ना, ये होती है फनल आपकी, ऐसा ही तो है क्रेटर ऊपर वाला, फनल शेप है ना, यहाँ से मैग्मा आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है बाहर, तो ये होगा आपका क्रेटर। अगर ये साइड वाली दीवारें टूट गई तो ये क्रेटर क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, इतना बड़ा हो गया, मान लो ऊपर वाला टूट गया, ये साइड वाला सारा टूट गया, तो ये क्या बन जाएगा, कालडेरा, ठीक है। जनरली एनलार्ज फॉर्म ऑफ क्रेटर इज कॉल्ड कालडेरा, मैंने कहा बड़ा वाला क्रेटर जो होता है उसको बोलेंगे कालडेरा, ठीक है। और इसमें अगर पानी भर गया तो क्या बोलेंगे उसको, कालडेरा लेक, ओके। चलो अब देखते हैं आपका, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट है आपका गीजर्स एंड, गीजर्स क्या है, अब देखो पानी अंदर क्या है, वहां पे काफी गर्म है, ठीक है ना, तो उसमें जो स्टीम निकलती है उसको बोलते हैं गीजर। इरप्शन ऑफ वाटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग which spouts hot water and water vapor from time to time, that is there is intermittent spouting of hot water and vapor। जैसे जहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, यहाँ कहीं पे क्रैक्स हुए, तो अंदर जो पानी गया वो काफी गर्म हो गया, तो स्टीम की फॉर्म में और वेपर की फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। और जैसे मान लो 2 घंटे चला, फिर रुक गया, फिर 2 घंटे बाद पानी आया, तो ऐसा जो इंटरमीडिएट वाटर आता है, हॉट स्प्रिंग आता है अर्थ के सरफेस से अंदर से, उसको क्या बोलते हैं, गीजर्स, ठीक है। तो ये क्या है, गीजर। एग्जाम्पल है इसका, गीजर इसी से नाम रखा गया है जो, गीजर, अच्छा। जैसे गीजर में गर्म पानी आता है ना, इसमें भी गर्म पानी आता है पर अंदर से आता है अर्थ के, ये हाँ हाँ हाँ। है ना। इरप्शन ऑफ हॉट वाटर, ऐसे याद कर लो, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग है ये, विच स्पाउट्स हॉट वाटर एंड वाटर वेपर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि 4 घंटे चला, फिर 2 घंटे नहीं आया, फिर 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आ जाएगा, 4 घंटे चलेगा, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आता रहता है। देर इज इंटरमीडिएट स्पाउटिंग ऑफ वाटर एंड वेपर। ओल्ड फेथफुल गीजर इन येलो नेशनल स्टोन नेशनल पार्क, एग्जाम्पल है येलो स्टोन नेशनल पार्क। अगर वहां देखोगे आप, तो वहां पे ओल्ड फेथफुल गीजर है, यानी वो पानी आता रहता है उसके अंदर गर्म पानी, ठीक है। अभी कहाँ पे है येलो स्टोन नेशनल पार्क, बताओ वैशाली, यूएसए, ठीक है। तो ठीक है। हाँ, ये देखो चीजें मैं बता रहा हूँ, काराकटोआ माउंटेन, येलो स्टोन नेशनल पार्क, अगेन ये आपकी कुछ कुछ चीजें मैपिंग की कवर हो रही है, ठीक है ना।
तो ये चीज अपने लिखते चलो साइड में। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन आया उससे तो आपको पता होना चाहिए, या गीजर से क्वेश्चन आया तो आप एग्जांपल लिखो, वोल्केनो से क्वेश्चन आया तो आप एग्जांपल लिखो। इस बार क्वेश्चन क्या आया था कि रिसेंटली जो टेक्टोनिक वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है वो काफी हो रही है, तो आपको बता रहे थे कहाँ कहाँ पे हो रही है, तो आपको एग्जांपल पता होने चाहिए। वो करंट की मैपिंग का पार्ट हो जाएगा कि इस साल कहाँ कहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी, कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आया है, तो वो सब चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जैसे अभी एक आगे बताऊंगा एग्जांपल कि कहाँ पे अभी अंडर सी टोंगो के अंदर आया है वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, तो ये भी चीज आपको कवर करनी है। मैकेनिज्म एंड कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म। क्या मैकेनिज्म? द इरप्शन, द वोल्केनिक इरप्शन आर एसोसिएटेड विद वीकर जोन। मैंने ये बताया जहां पे भी वीकर जोन होगा ना, जहां पे भी मैग्मा को मौका मिलेगा, जैसे मान लो एक लेयर है और ये पूरी स्ट्रॉन्ग थी, 2 लेयर होगी तो मैग्मा नहीं निकलेगा, जहां पे भी कहीं पे वीकर जोन मिलेगा वहीं से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। जहां पे वीकर जोन हुआ, क्रैक्स हुई, तो वहीं से क्या होता है आपका मैग्मा बाहर आता है। द वोल्केनिक इरप्शन आर एसोसिएटेड विद वीकर जोन ऑफ द अर्थ सरफेस represented by mountain building at the destructive or convergent plate margin and the fracture zone represented by constructive or divergent plate boundaries. The theory of plate tectonics, ठीक है, volcanic eruption are very closely associated with the plate boundaries. तो हमने यही पढ़ा था, 2 तरीके से बता रहा है ये, या तो बाउंड्री कैसी हो आपकी, कंस्ट्रक्टिव हो यानी कि डाइवर्जेंट दूर जा रही है, तब मैग्मा अंदर से बाहर निकलेगा, ठीक है, और वहां से वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, जैसे मिड ओशियनिक रीज का बताया था आपका एग्जांपल, अटलांटिक ओशन के अंदर, ठीक है, 2 प्लेट सेपरेट हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी और मैग्मा बाहर निकल रहा था। या दूसरा, मैंने दोनों एग्जांपल समझा चुका प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर, फिगर के अंदर। दूसरा क्या बताया था, जब 2 प्लेट कन्वर्ज कर रही थी तो एक सबडक्ट कर रही थी और टूट जाती है वो, ठीक है, फिर वो मेल्ट होती है, फिर जहां मैग्मा की वॉल्यूम बढ़ती है और जहां से उसको मिलता है इजी पाथ वहां से बाहर आ जाते हैं। वैशाली आ गया था समझ में ये वाला? हाँ 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 हाँ। तो वही दोनों तरीके बता रहे कि प्लेट टेक्टोनिक्स से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वोल्केनिज्म को, ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, अगर दोनों दूर जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा बाहर आएगा और रिज बन जाएगी, ठीक है। रिज क्या होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ हिल्स, बहुत सारी हिल लगातार, क्योंकि लंबी प्लेट होती है पूरी, ऊपर क्या होती है, इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिज, ठीक है। जैसे आपका मिड अटलांटिक रिज है, मिड ओशियनिक रिज है अटलांटिक ओशन के अंदर। तो पहला क्या था, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, 2 प्लेट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मिड ओशियनिक रिज ड्यू टू थर्मल कन्वेक्शन करंट। यही था कि थर्मल कन्वेक्शन करंट सारा पढ़ चुके हम, ठीक है, उससे क्या करेगा, दोनों प्लेट को डाइवर्ज करेगा, एक को इधर मूव कराएगा और एक को इधर मूव कराएगा, और यहाँ से क्या होगा, मैग्मा बाहर आएगा और यहाँ पे रिज बन जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी, नई क्रस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये भी बताया था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे क्या होता है, क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, और कन्वर्जेंट पे डिस्ट्रक्शन। इन द मेंटल बिलो द क्रस्ट द स्प्लिटिंग लीड्स टू द मूविंग अप ऑफ द मैग्मा, जैसे स्प्लिट हुई तो यहाँ से मैग्मा ऊपर आएगा। द राइज ऑफ मैग्मा अलोंग द मिड ओशियनिक रिज कॉजेज फिशर इरप्शन, तो यहाँ से क्या हुआ, फिशर इरप्शन हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के जो इरप्शन होते हैं जो धीरे धीरे निकल रहा है पूरा, उसको बोलते हैं फिशर इरप्शन, फिशर ऑफ वोल्केनो, एंड देयर इज अ कांस्टेंट अपवेलिंग ऑफ लावा, और लगातार आपका लावा बाहर आता रहेगा। दिस लावा कूल्ड and solidified and is added to the trailing end of the divergent plate boundaries, and thus there is a constant creation of basaltic crust। ये जो ट्रेलिंग एंड है यहाँ पे क्या होगा, लावा ऐड होता रहेगा और यहाँ पे नई क्रस्ट बनती रहेगी, यही हमने बात की थी, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी सब करा चुका हूँ, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए चीजें। हाँ हाँ हाँ, अब प्रीवियस देखिए वाला। दूसरा वही एग्जांपल आ गया, डिस्ट्रक्टिव और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे ट्रेंच बनी थी, नैरो डिप्रेशन, ये टूट गया था क्योंकि हैवी हो गया था नीचे जाके, फिर ये मेल्ट हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर जहां भी क्रैक मिलेगा वहां से क्या होगा, वोल्केनिक इरप्ट हो जाएगा। वहां पे कैसा निकल रहा था वोल्केनो, फिशर, फिशर टाइप का निकल रहा था दूर दूर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, इरप्शन होगा हैवी, ठीक है। अब वो ये सब पढ़ा चुका मैं आपको। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, डिस्ट्रक्टिव और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर एसोसिएटेड विद एक्सप्लोसिव टाइप, यहाँ पे कैसे वोल्केनो था, एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। व्हेन द 2 कन्वर्जेंट प्लेट कोलाइड अलोंग द बेन्योइफ जोन, इस जोन को क्या बोलते हैं जहां पे कोलाइड कर रही है, सबडक्शन जोन बोल लो या तो, या फिर बेन्योइफ। अब देखो बेन्योइफ मैंने इसलिए कर दिया, अगर क्वेश्चन बेन्योइफ जोन से आता है तो भी आपको यही बताना है कि ये है बेन्योइफ जोन, जहां पे 2 प्लेट्स क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, और एक प्लेट क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है, और ये जोन किसमें प्रोन है, आपके वोल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक, ये ऐसी बातें लिखनी है आपको, ठीक है। फिर आप उसमें कोई एग्जांपल दे दो, जैसे साउथ अमेरिकन प्लेट वो कन्वर्ज कर रही है, पढ़ा था ना मैंने, हमने कोकोज और नाज का प्लेट वहां पे, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जांपल देना। व्हेन द 2 कन्वर्जेंट प्लेट कोलाइड along the band of subduction zone, comparatively heavier plate is subducted beneath the lighter plate, तो heavier plate नीचे चली जाएगी, the subducted plate margin is melted and the magma is formed, तो ये जो subducted plate है ये क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी और मैग्मा और बन जाएगा। the magma is forced to send by enormous volume of
accumulated explosive gases and the magma appears as violent volcanic eruption on the earth surface. और यही मैग्मा फिर बाहर गैसेस के साथ क्या आएगा, एक एक्सप्लोजन की तरह बाहर आएगा. एग्जांपल है आपका सर्कम पैसिफिक बेल्ट एंड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. 3 बेल्ट है हमारे यहाँ पे, बताऊंगा अभी, जहां पे वोल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है. तो उसमें जो आपकी मिड ओशियनिक रिज थी, मिड ओशियनिक रिज, वो तो कैसी थी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. और ये 2 बेल्ट बच गई है, कैसी है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की है. सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो पैसिफिक के चारों तरफ है, और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. अभी फोटो में फिगर दिखा दूंगा सारे दोनों. देखो, बेस्ड ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्लेट मार्जिन एंड वोल्केनिसिटी. तो जहां जहां प्लेट मार्जिन है वहां पे क्या होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा होगी. ठीक है ना. एंड द वोल्केनिसिटी एज द मोस्ट वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनोज आर एसोसिएटेड विद द प्लेट बाउंड्रीज. तो मोस्टली जो मोस्ट क्या कहते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी जो कहां पे होती है, प्लेट बाउंड्रीज पे होती है. ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी होती है, हॉटस्पॉट्स आएंगे वो बताऊंगा आगे. लेकिन मोस्टली जो आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी होंगी वो कहां होंगी, प्लेट बाउंड्रीज पे. डिस्ट्रक्टिव या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, यानी कि जो आपकी क्या हो रहा था, कन्वर्ज कर रही थी, इसमें सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी है, लगभग 80%. और कंस्ट्रक्टिव जो मिड ओशियनिक रीज थी, जहां पे दूर जा रही है, डाइवर्ज कर रही है, वहां पे लगभग 15% होती है अलोंग मिड ओशियनिक रीज. और जो बाकी बच गई कुछ, ठीक है, तो लगभग 5% के अराउंड वो कहां पे होती है, हॉटस्पॉट. ठीक है. सम वोल्केनिक आर आल्सो फाउंड इन द इंट्रा प्लेट रीजन, मतलब प्लेट के अंदर. वोल्केनोज ऑफ हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड हो गया. फोर्ट जोन ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ये क्या है, प्लेट के बीच में वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है. ठीक है, वो आगे बताऊंगा कहां पे होती है. तो 3 तरीके से याद रखना है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और इंट्रा प्लेट यानी कि हॉटस्पॉट. ये 3 तरीके की वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है. सबसे ज्यादा कहां पे होती है, कन्वर्जेंट या डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज पे. ठीक है. अब ये है देखो डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको बता रहा हूं 3 जगह पे याद रखना है. तो पहला ये देखो, ये पैसिफिक ओशियन है वैशाली. ठीक है, इधर क्या है आपका, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये एशिया, ये है पैसिफिक ओशियन. तो ये क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है. तो ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये पूरा है, इसको बोलते हैं सर्कम पैसिफिक रिंग. ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा. तो ये पूरी क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है यहाँ पे दोनों ये. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे अर्थक्वेक और वोल्केनो आते रहते हैं. तो पहली बेल्ट कौन सी होगी आपकी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट. दूसरी जो बेल्ट है वो आपकी है मिड ओशियनिक रिज. ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे क्या है, मिड ओशियनिक रिज. ये क्या है, डाइवर्जेंट, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है. तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. तो उसमें क्या हो रहा है, फिशर इरप्शन हो रहा है, बाहर निकल रहा है लावा. ठीक है, पहली ये होगी सर्कम पैसिफिक, दूसरी मिड अटलांटिक होगी, मिड ओशियनिक रिज होगी. और तीसरी जो आपकी है वो है मिड कॉन्टिनेंटल. स्पेशली कहाँ गायब है तू, वीडियो नहीं आ रही तेरी. ये है मिड, 2 मिनट में 5 मिनट देते. ठीक है, ठीक है, मिड कॉन्टिनेंटल, ये मिड कॉन्टिनेंटल. ठीक है, जो कि आपका मेडिटेरियन रीजन. ठीक है, और यहाँ पे अफ्रीका, एशिया में आ रही है. ओके, तो 3 बेल्ट होगी. जानवी, पहली कौन सी जानवी, बेल्ट के नाम याद कर ले, सर बता. सर्कम पैसिफिक, ठीक है. दूसरी मिड ओशियनिक मिड ओशियनिक, और तीसरी मिड कॉन्टिनेंटल. ठीक है, वेरी गुड. लाइक अर्थक्वेक देयर आर आल्सो 3 मेजर बेल्ट्स और जोन्स ऑफ द वोल्केनो. अर्थक्वेक की भी यही याद कराऊंगा. ठीक है, तो अर्थक्वेक और वोल्केनो लगभग सेम बेल्ट्स है तीनों. तो पहली कौन सी थी, सर्कम पैसिफिक, ऑल्सो नोन एज फायर गिर्डल. ये अलग अलग नाम है. ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर मेंस में. ठीक है, इससे पिछला जो मेंस था ना 2020 वाले में, फायर गिर्डल वाला. सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑल्सो नोन एज फायर गिर्डल और द पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर. पैसिफिक और द रिंग ऑफ द पैसिफिक, इसको बोलते हैं रिंग, है ना, पूरी रिंग की तरह बनी है, रिंग ऑफ द पैसिफिक या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ठीक है. मोस्ट ऑफ हाई वोल्केनोज आर फाउंड इन दिस, जो भी हाई वोल्केनोज है इसी रीजन में मिलते हैं. द सिग्निफिकेंट वोल्केनोज आर फुजियामा, यहाँ पे देखो जापान है, यहाँ पे मिलेगा फुजियामा. ठीक है. अब वैली ऑफ 1000 स्मोक्स, ये अलास्का है, यहाँ पे अलास्का में मिलेगा वैली ऑफ 1000 स्मोक्स. ये सारे वोल्केनो आपके यही मिलेंगे. वोल्केनिक इरप्शन कैसे, collision of American and Pacific plates are due to the subduction of Pacific plate below the Asiatic plate. तो Pacific plate यहाँ क्या हो रही है, सबडक्ट कर रही है एशियाटिक प्लेट्स के नीचे. तो उसके कारण क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है. ये देखो, ये है रिंग ऑफ फायर, जो पहला पार्ट है आपका. ठीक है, रिंग ऑफ फायर, ये पूरा जो एरिया है ना रेड रेड रखा है, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक ज्यादा होती है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है. और मैंने बताया था 80% जो आपके वोल्केनोज कहाँ पे होते हैं, वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे. तो ये एरिया क्या है, यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक होते हैं. सर्कम पैसिफिक बेल्ट. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वही था. ठीक है ना. द रिंग ऑफ फायर ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और द रिम ऑफ द फायर, द गिर्डल ऑफ द फायर और द सर्कम पैसिफिक बेल्ट. ठीक है, इज अ रीजन अराउंड मच ऑफ द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन वेयर मैनी वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक अकर. तो ये वही रिम है जो दिखाया था ना, ये रिम ही तो है
मतलब रिम के चारों तरफ, रिम होता है ना आउटर एरिया, तो पैसिफिक ओशन का आउटर एरिया है। यहाँ पे क्या होती है मोस्टली वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक होता है, ये बताना चाह रहा है। तो डेफिनेशन क्वेश्चन आया था, पहले आप डेफिनेशन लिख देती उसका, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर देती। तो डेफिनेशन मैंने आपको दे दी वाली, ठीक है। उसके बाद द रिंग ऑफ फायर इंक्लूड्स द पैसिफिक कोस्ट। अब कहाँ पे फैली हुई, देखो ज्योग्राफी के क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि पहले तो आप डेफिनेशन दे दो उसकी, फिर आप उसको बताओ कहाँ पे फैली हुई है ना। स्पेशियल एंगल देना जरूरी है। तो मैंने बताया कहाँ पे, इट इंक्लूड्स पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कामचटका पेनिसुला, ठीक है, कामचटका आएगा, एंड द सम आइलैंड्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। तो ये पूरा आपने बता दिया कि पैसिफिक कोस्ट है, क्योंकि साउथ अमेरिका से स्टार्ट किया इधर ने, फिर नॉर्थ अमेरिका पे गए, फिर इधर कामचटका ऊपर रशिया वाला पोर्शन आएगा, और नीचे फिर आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। द रिंग ऑफ द फायर इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। किसके कारण बनी है रिंग ऑफ द फायर? प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि प्लेट क्या कर रही है? कन्वर्ज, ये कन्वर्ज कर रही है ना प्लेट्स वहां पे, तो प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में ये बताया था मैंने कि प्लेट्स कैसे मूव कर रही है, क्या मोशन है, क्या उनकी बाउंड्रीज पे एक्टिविटी होती है, ये सब क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स की स्टडी है। स्पेसिफिकली द मूवमेंट एंड द कोलिजन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स अंडर एंड अराउंड द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है द कोलिजन हैव क्रिएटेड a nearly continuous series of subduction zones where volcanoes are created and earthquake occur। ये जो कोलिजन हो रहा है प्लेट का, इसके कारण क्या हो रहा है? सबडक्शन जोन बन रहा है। सबडक्शन जोन, बेनियफ जोन हम कर चुके हैं, जहां पे प्लेट सबडक्ट करती है, और वोल्केनो भी आ रहे हैं, अर्थक्वेक भी आ रहे हैं। अब सब चीजें आपको समझ में आने लगी, इंटरेट कर रहे हो। एक थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक्स, उसके थ्रू आप सारी चीजें कर लोगे अब, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वही चल रहा था, बता दिया मैंने आपको। Conjunction of oceanic lithosphere at the convergent plate boundaries has formed oceanic trench, volcanic arc, back arc basin and volcanic belts। देखो, क्योंकि अब आपको पता ही है कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट्स होगा। इसीलिए क्या बोला मैंने? कंजप्शन ऑफ ओशियनिक लिथोस्फीयर, कंज्यूम हो गया यानी कि डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है ना। और उसके कारण क्या बन रहे हैं? लैंडफॉर्म भी हम कर चुके थे। जब दो प्लेट कन्वर्ज करती है तो क्या बनती है? ट्रेंच बनती है। नैरो डिप्रेशन बन रही थी ना, ट्रेंच बन रही थी, ओके। जब दूर जाती है, डाइवर्ज होती है, तो क्या बनती है? रिज बनती है। तो कोई बेसिक वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो यही कह रहा है, इनसे क्या बनेगा? ओशियनिक ट्रेंच बनेगी। इसीलिए पैसिफिक ओशन के अंदर काफी डीप डीप ट्रेंच मिलेंगी आपको, ठीक है ना। मरियाना ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, काफी डीप ट्रेंच मिलेंगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है? रीजन क्या पूछेगा प्री में आएगा, तो रीजन बताओगे कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, इसलिए ट्रेंच बन रही है वहां पे। तो ये आपको समझना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज, तो आपको समझ में आएगा। वहां पे रीजन देगा कि इतनी सारी आपके रीजन क्या है कि बहुत सारी ट्रेंच है पैसिफिक ओशन के अंदर, तब आप बता पाओगे कि वहां पे क्या बाउंड्री? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, दैट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक ट्रेंच। और उन्हीं के कारण वोल्केनिक आर्क्स बन रही है। वोल्केनो लगातार चलता जा रहा है, तो वोल्केनिक आर्क बन गई। बैक आर्क बेसिन हो गए, जो आर्क थी माउंटेन वाला, ये वोल्केनिक वाली, उसके पीछे पानी भर गया, तो बैक आर्क बेसिन हो गए, अलग अलग है, ठीक है। और वोल्केनिक बेल्ट है, पूरी वोल्केनिक की बेल्ट भी है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। द रिंग ऑफ फायर इज नॉट अ सिंगल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक सिंगल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक इन ईच पार्ट ऑफ द रिंग फायर अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ इरप्शन एंड अर्थक्वेक इन द अदर पार्ट्स ऑफ द रिंग। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो आप ये है ना रिंग ऑफ फायर, ये पूरी एक सिंगल बेल्ट नहीं है, ये कह रहा है अलग अलग बेल्ट है, ये पोर्शन अलग है, ये अलग है, सब अपने अपने इंडिपेंडेंटली करते हैं, ये नहीं कि एक साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंटली इरप्ट होते हैं ये, ठीक है। ये तो हमने बस ज्वाइन करके दिखा दिया इसको, ठीक है। द रिंग ऑफ फायर इज नॉट अ सिंगल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यही बताना चाह रहा है, ओके। वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक इन ईच पार्ट ऑफ द रिंग फायर अकर इंडिपेंडेंटली बिसाइड्स and among the currently active and dormant volcanoes of the ring of the fire are the belts of older extinct volcanoes which are formed long ago by subduction in the same way as the currently active and dormant volcanoes। The extinct volcanoes last erupted many thousand or million years ago। देखो तीन टाइप ऑफ वोल्केनो होते हैं, एक होता है वैशाली एक्टिव जो अभी इरप्ट कर रहा है, एक होता है डोरमेंट, ठीक है, जो कभी कुछ सालों पहले इरप्ट किया था, अभी शांत है, कभी भी कर सकता है। एक होता है एक्सटिंक्ट, तो जो अभी अब इरप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो थ्री काइंड्स ऑफ वोल्केनो, यहाँ पे तीनों काइंड ऑफ वोल्केनो मिलते हैं, ये वाली बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर आ जाएगी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ओनली हैज ओनली एक्टिव वोल्केनो, ऐसे स्टेटमेंट आएगी, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ सारी चीजें, ताकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम के ज्योग्राफी वाले, तो ठीक है। अबाउट 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स एंड अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स आर अलोंग द रिंग ऑफ द फायर। तो लगभग जो आपके मेजर अर्थक्वेक, ठीक है, और बड़े बड़े अर्थक्वेक, ये सारे कहाँ पे आते हैं? आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपके अर्थक्वेक भी होते हैं, ओके, कौन कौन से फीचर्स बनते हैं,
तो क्योंकि रिंग ऑफ फायर पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये टॉपिक क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिंग ऑफ फायर कंप्लीट हो गया। अब पहली बेल्ट मैंने कौन सी बताई थी, शायद वैशाली उस टाइम गायब हो गई थी। जानवी बता, 3 बेल्ट बताई थी मैंने वोल्केनिक की और अर्थक्वेक की, कौन कौन सी थी? पहली कौन सी है? सरकम पैसिफिक। तो सरकम पैसिफिक या रिंग ऑफ द फायर हम कर चुके हैं। अब सेकंड बेल्ट आएगी आपकी मिड ओशियनिक रिज, ठीक है। और थर्ड बेल्ट कौन सी है आपकी? मिड कॉन्टिनेंटल। ओशियनिक रिज कहाँ पे है? मिड ओशियनिक अटलांटिक ओशन के अंदर। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहाँ आपकी? मेडिटेरियन रीजन है यहाँ से, फिर अफ्रीका, ठीक है, फिर एशिया, ठीक है। ये आपकी मिड कॉन्टिनेंटल। तो 3 बेल्ट है, पहली बेल्ट कर चुके हैं। तो सेकंड बेल्ट है हमारी मिड कॉन्टिनेंटल। तो सेकंड, पहले कॉन्टिनेंट वाले ले रहे हैं, मिड कॉन्टिनेंटल। ये देखो, ये जो आपका यूरोप का रीजन है ये पूरा, ठीक है। फिर एशिया में जा रहा है ये क्या है? मिड कॉन्टिनेंटल। और कुछ पार्ट कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर भी, ये अफ्रीका का पार्ट है। कॉन्टिनेंट में ना पूरा ये, इसलिए इसको बोला मिड कॉन्टिनेंटल, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स पे पूरा। अब देखते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में, दिस बेल्ट इंक्लूड्स द वोल्केनो ऑफ एल्पाइन। एल्पाइन रीजन ये आपका यूरोप में, ठीक है। एल्पाइन माउंटेन चेन, मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी आ गया, ठीक है। एंड द वोल्केनोज ऑफ द फोल्ड जोन ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, ये ईस्टर्न अफ्रीका है। तो यहाँ पे जो वोल्केनोज है ये सब किसमें आते हैं? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। पहले एल्पाइन रीजन यूरोप के अंदर, फिर मेडिटेरियन रीजन, ये भी वहीं पे यूरोप में, फिर ईस्टर्न अफ्रीका। Here the volcanic eruption are caused due to the conversion and collision of Eurasian plate with the African and Indian plate. तो नीचे से क्या हो रहा है आपका? अफ्रीकन प्लेट, यहाँ से इंडियन प्लेट कोलाइड किससे कर रही है? आपका यूरोपियन प्लेट। ऊपर कौन सी है? यूरोपियन प्लेट। तो इससे जो कोलिजन हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है ये भी कन्वर्जेंट बाउंड्री, पर ये कहाँ पे है? कॉन्टिनेंट्स पे है। तो इसलिए कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोल रहा है, मिड कॉन्टिनेंटल। तो इसके कारण जो वोल्केनो निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन से है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से वोल्केनो एग्जांपल है फेमस? स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, इटना। ये कहाँ पे आपके? स्ट्रोम्बोली, विसुवियस और इटना, ये आपके सारे इटली, ठीक है। इटली में, यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन के अंदर इटली, ठीक है। स्ट्रोम्बोली, विसुवियस और इटना। और किलिमंजारो कहाँ पे है? ये देखो किलिमंजारो अफ्रीका। अफ्रीका में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका मिड एटलांटिक बेल्ट, जिसको हम मिड ओशियनिक रिज भी बोलते हैं। देखो मिड एटलांटिक बेल्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है? वैशाली कौन सी बाउंड्री है ये मिड एटलांटिक वाली? ये अंटार्कटिका के वहां पर है। डाइवर्जेंट, दूर दूर हो रही है यहाँ पे। अभी तक पहले बता रहे थे कन्वर्जेंट, ठीक है। मैंने 3 तरीके से बताया था वोल्केनिक, एक तो कन्वर्जेंट जहाँ पे पास में जाएंगे क्योंकि डाइवर्जेंट, और दूसरा इंट्राप्लेट जो कि हॉटस्पॉट होता है, ठीक है। तीनों पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सी बाउंड्री? एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है और इधर जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रेस टेंशन बनी हुई है, ठीक है। हाँ, डाइवर्जेंट प्लेन। तो यहाँ पे कैसा होगा? फिशर होगा, फिशर वोल्केनिक इरप्शन। और क्या बनेगी यहाँ पे जानवी? ट्रेंचेस? यस नहीं सॉरी, रिज बनेगी, रिज। ट्रेंच तो वहां बनेगी ना, कन्वर्जेंट है। यहाँ पे रिजेस बनेगी, ठीक है। रिज क्या होते हैं? लगातार मान लो माउंटेन्स, कंटिन्यूअस हिल्स, ठीक है, तो उनको बोलते हैं रिजेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से पूरा निकलता रहेगा, कंटिन्यूअस हिल बनेगी, चारों तरफ नई क्रस्ट बनेगी, ठीक है। तो रिजेस बनेंगे यहाँ पे। मिड अटलांटिक बेल्ट इंक्लूड्स द वोल्केनो मेनली अलोंग द मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द स्प्लिटिंग जोन। स्प्लिटिंग जोन, स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे ऑफ प्लेट्स। इन अदर वर्ड्स द टू प्लेट डाइवर्ज इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मिड ओशियनिक रिज। तो 2 प्लेट क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है इधर से इधर, ठीक है ना। दस वोल्केनोज मेनली फिशर इरप्शन टाइप अकर अलोंग द कंस्ट्रक्टिव और डाइवर्जेंट प्लेट। तो यहाँ पे जो मोस्टली वोल्केनो है वो कैसा है? फिशर टाइप का है। फिशर बताया ना, आराम से निकलेगा धीरे बार बार, ठीक है। जो क्रैक से निकलता है वोल्केनो, ऐसे मान लो क्रैक हो रही है, यहाँ पे क्रैक हो रही है और यहाँ से वोल्केनो निकल रहा है, फिशर टाइप का है। कौन सा हो गया? मिड अटलांटिक बेल्ट। अब देखो वोल्केनो पढ़ ली टाइप्स की हमने, इसका हजार्डवस इफेक्ट क्या होता है वोल्केनो का? बताओ विशाली, क्या क्या नुकसान होंगे वोल्केनो के? जहाँ पे सबसे पहले तो क्लाइमेट इफेक्ट होगा। हाँ, क्योंकि अलग अलग गैसेज निकली हैं, ठीक है ना, वो सारी बातें हैं। हाँ, डिफरेंट। फिर वहां का लैंडफॉर्म इफेक्ट होता है, कुछ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है, कई चीज होती है। लेकिन वोल्केनो को अपने फायदे भी होते हैं, ठीक है। एक फ्रेश सॉइल लेके आता है वोल्केनो, ठीक है ना, और उसके जो मटेरियल निकलते हैं वो मिनरल की तरह यूज होते हैं। तो फायदे भी हैं दोनों चीजें, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ हॉट एंड लिक्विड लावा बरी ह्यूमन स्ट्रक्चर, किल पीपल एंड डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर, फार्म, फॉरेस्ट। जहाँ पे लावा आ गया वहां तो सारा काम खराब कर देगा उनका, उनके लिए, लोगों के लिए, है ना।
और वहां पे डिस्ट्रॉय कर देगा एग्रीकल्चर फार्म्स को। दूसरा हेल्थ हजार्ड ड्यू टू पॉइजनस गैस, क्योंकि पॉइजनस गैस निकलती है तो उससे क्या होगा, हेल्थ हजार्ड होता है। थर्ड अर्थक्वेक, कई बार वोल्केनो आने से क्या होता है, इतना तेज शॉक निकलता है कि अर्थक्वेक भी आ जाता है, ठीक है ना। तो वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण अर्थक्वेक भी आता है। अर्थक्वेक कैन कॉज बिफोर एंड आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शन जनरेट डिस्ट्रक्टिव सुनामी, और उसमें क्या होता है, अर्थक्वेक आने के कारण कई बार क्या होता है, आपका सुनामी भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अर्थक्वेक अगर मान लो वोल्केनिक एक्टिविटी क्या हुई, वहां पे हुई, पानी के अंदर हुई, तो वहां से क्या हुआ, शेक हुआ अर्थ का सरफेस, और पानी अगर हिलेगा तो फिर वहां पे क्या होगा, सुनामी आ जाएगी। तो अर्थक्वेक भी आ जाता है इसके वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण, और सुनामी भी आ सकता है। जैसे काराकोटा की बात करें, जब काराकोटा इंडोनेशिया में बताया था मैंने आपको, 1883 जनरेटेड सुनामी वेव्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ जावा एंड सुमात्रा। तो जब काराकोटा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो उसके कारण जब अर्थ शेक हुई, तो वो पानी के अंदर क्या हुआ, उसने पानी को भी क्या किया, शेक किया, और सुनामी आ गई थी। तो वोल्केनिक एक्टिविटी लीड टू अर्थक्वेक एंड सुनामी ऑल्सो। वोल्केनिक इरप्शन ऑल्सो चेंज द रेडिएशन बैलेंस ऑफ द अर्थ, जो सनलाइट आ रही है उसको भी चेंज कर देता है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, डस्ट कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो सनलाइट फिर कम आती है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर लो हो जाता है अर्थ का। फिर वोल्केनिक इरप्शन ऑल्सो चेंज द रेडिएशन बैलेंस ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर एंड दिस कॉजेज क्लाइमेट चेंज, जो तो बात कर रही थी विशाली, ठीक है। ग्रेटर कंसेंट्रेशन ऑफ वोल्केनिक डस्ट एंड एशेज इन द स्काई रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन reaching the earth surface as they reflect and scatter some amount of incoming solar short wave radiation। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो बहुत सारी डस्ट क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी ऊपर, तो वो क्या करेगी, जो सनलाइट है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। तो कहीं ना कहीं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारे यहाँ पे क्या होती है, कम हो जाती है, जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये हो गया आपके हजार्डोस इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। लास्ट है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बिलीव दैट वोल्केनिक इरप्शन एंड द फॉल आउट ऑफ द डस्ट एंड एसिड कॉजेज मास एक्सटिंक्शन ऑफ फ्यू स्पीशीज। कई बार ऐसा भी देखा गया कि कहीं पे कहीं वहां पे क्या वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई बहुत ज्यादा, ठीक है, इतनी हजार्डस और पॉइजनस गैस निकली, तो आसपास की सारी स्पीशीज क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। तो दिस कैन लीड टू मास एक्सटिंक्शन ऑफ फ्यू स्पीशीज और एनिमल्स। तो एनिमल्स पे भी नुकसान है, स्पीशीज के ऊपर भी। अगला टॉपिक है हमारा हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म एंड मेंटल प्लूम, ठीक है। दोबारा कर लो इसको ज्वाइन एक बार, है ना।